हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आज के दिन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बेस्ट 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 चैप्टर लेके। थंबनेल देख के तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है यहाँ पर देखो, रेशियो एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आपके एग्जाम में ये जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक भी है एंड साथ ही साथ स्कोरिंग टॉपिक भी है। भैया क्या ये इसमें तो हम लोगों ने सुना है भैया बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, क्या उसको याद करना ये मतलब चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। हम लोग क्या करें भैया, हम तो इसको छोड़ के जाने वाले हैं। सो गाइज मैं मानता हूं कि आपको कुछ चीज छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एग्जाम में क्या पेपर आएगा, यू डोंट नो, आई डोंट नो, कोई नहीं जानता है सिवाय एग्जामिनर के। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है उसके अलावा कोई नहीं जानता कि आपका एग्जाम में क्या पेपर आने वाला है। तो आपको कोई चीज छोड़ के नहीं आना है। तो भैया हम लोग को करना क्या चाहिए अभी, हम लोग को जस्ट हम लोग को अपनी तरफ से पूरा तरह से प्रिपेयर करना है। तो आज मैं आप लोग को रेशियो पढ़ाऊंगा। रेशियो बहुत अच्छी तरह से हम लोग कवर करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इस नोट्स में मैंने अपना सारा का सारा एफर्ट्स जो है वो इनपुट कर दिया है, सारा का सारा एफर्ट्स डाल दिया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, टेलीग्राम का लिंक रहेगा एंड व्हाट्सएप का लिंक भी रहेगा। और अगर इतना कुछ अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से आप नोट्स मांग लेना। जस्ट मेरे को एक व्हाट्सएप कर देना कि भैया मेरे को नोट्स चाहिए, और आपको जो है व्हाट्सएप में डायरेक्टली नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो गाइस इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करना। या ठीक है, इस चैनल को लाइक करना। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इससे पहले अगर आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो लेक्चर है उसको आप देख लो। 55 टू 56 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो बहुत अच्छे तरह से करवा दिया है। भैया क्वेश्चन सीरीज भी अपने को चाहिए, क्वेश्चन सीरीज का क्या होगा ये बताइए। तो क्वेश्चन सीरीज भी गाइस मैं हर एक चैप्टर का जल्द से जल्द ला रहा हूँ। ठीक है, ये अकाउंटेंसी का जैसे हमारा खत्म होता है थोड़ा सा, हम लोग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी का भी लॉन्च कर देंगे। तो आपको सारा का सारा अपडेट्स मिलते रहेगा, जस्ट आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है। रेशियो एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो रेशियो का मतलब क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा भैया ये दो वेरिएबल्स ये कहाँ से लेंगे हम लोग, तो हम लोग ये जनरली बैलेंस शीट से एंड पीएनएल से लेते हैं। बैलेंस शीट और पीएनएल से लेते हैं, माइट बी पॉसिबल पीएनएल का ही दो आइटम जो है इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। माइट बी पॉसिबल बैलेंस शीट के दो आइटम के बीच में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, और हो सकता है कि बैलेंस शीट का एक आइटम और पीएल का एक आइटम, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो को निकाल रहे हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो, डजेंट मैटर गाइस, बट रेशियो का एक ही मतलब होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब जरा मेरी बात को याद रखना गाइस कि कैटेगरी ऑफ रेशियो क्या होता है। अगर मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूं ना, तो रेशियो एनालिसिस जनरली हम लोग पढ़ते क्यों है भैया, थोड़ा सा ये हमको बता दो। क्लास में हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी कंपनी का रेशियो एनालिसिस करके भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच में। भैया क्लास 12 में हम लोग इस टाइप का करते हैं। यस गाइस, क्लास 12 में हम लोग को इस टाइप का पढ़ना पड़ता है, ताकि आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए आपके लिए चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, बहुत ज़्यादा ईजी पीजी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्लास में ये सब चीज़ करते हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको कुछ कुछ बता देना चाहता हूँ कि रेशियो का मतलब जो है, रेशियो हम लोग कर निकालते क्यों है भैया। तो जरा समझो तुम लोग कि अगर आप पीएल को देख रहे हो, बैलेंस शीट को देख रहे हो, कंपैरिजन अगर आपको मिल जाता है तो आपको बहुत मजा आ जाता है। हाँ भैया, अगर मेरे को कंपैरिजन बेसिस पे कोई मेरे को बता देना तो मेरे को मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि तुम्हारा 10% का प्रॉफिट हुआ है।
अगर मैं तुमको बोलूं कि 10% का तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का 10% का मतलब क्या है भैया? ऑब्वियस सा बात है, सेल्स के ऊपर निकलता है। यानी कि मेरा अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है, अगर मेरा 10% का प्रॉफिट से एग्जाम्पल 1,000 रुपया है, ठीक है, अगर मेरा 10% का प्रॉफिट 1,000 रुपया, यानी कि 10,000 रुपया का मेरा सेल हुआ होगा, उसका 10% अगर मैं निकालता हूँ, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है 1,000 रुपया। हाँ भैया, ये तो समझ में आया। तो ये एक्चुअली निकला कैसे? ये आपका पीएल का दो आइटम को आपने क्या किया, रेशियो के टर्म में आपने समझा है। यस और नो, रेशियो के टर्म में आपने समझा है। तो कितना चीजें इजी हो जाती है ना बात करने के लिए। अभी हम लोग पीई रेशियो के बारे में भी समझेंगे, डीपीएस के बारे में समझेंगे, ईपीएस के बारे में समझेंगे, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से बस मेरी बात को सुनते रहना है। तो रेशियो से हम लोग किसी भी चीजों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी हो जाता है, वो हो जाता है हम लोग का लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा जो है वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा जो है वो हो जाता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एंड चौथा जो है वो हमारा हो जाता है टर्नओवर रेशियो। भैया इसके अलावा भी होता है क्या? यस गाइस, इसके अलावा भी होता है, लेकिन अभी के लिए आपको जस्ट इतना जानना जरूरी है। अभी के लिए आपको जस्ट इतना सारा बस जानना जरूरी है। अच्छा भैया, मेरे को एक बात बताइए, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये जितना भी रेशियो है, इन लिक्विडिटी रेशियो के अंडर, और वैसा बात है कि यहाँ पर तीन ही रेशियो है, तो ये तीनों रेशियो एक्चुअली में बताता क्या है कि एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरह से फुलफिल करता है। एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरह से फुलफिल करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भैया? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया एक साल के अंदर, एक साल के अंदर जितना भी उनका करेंट लायबिलिटीज हो रहा है, जितना भी उनका करेंट लायबिलिटीज हो रहा है, वो उसको किस तरह से मीट करता है। जनरली जो क्या होता है, हम तुमको एक चीज बताते हैं। हाँ, कुछ हमने देख रहे हो, ये सारा नोट्स बनाया हुआ है। अच्छा, जनरली क्या होता है, मैं तुमको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आ, हम बैलेंस शीट होता है वो इस टाइप का होता है। ये देखो, हमारा बैलेंस शीट इस टाइप का होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट असेट, यहाँ पर करेंट असेट। जनरली हम लोग का यही वाला होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हाँ भैया, ऐसा ही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो करेंट एसेट्स है ना, और ध्यान से अगर आप देखोगे, तो ये जो तीन अमाउंट आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फंड, या फिर मैं बोलूंगा ओन कैपिटल। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग एक्सक्लूड करके बात करते हैं, ठीक है, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है नहीं आता है। भैया कैपिटल तो है ना, हाँ है, लेकिन कैटेगरी दूसरा हो गया। ओनर, एक्चुअली देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो नकली ओनर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और असली ओनर होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, असली ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है? नकली ओनर है। बट हाँ, ओनर है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है कि भैया हम लोगों ने बैंक से जो नॉन करेंट में, यानी कि 5 साल 10 साल के लिए जो लोन लिया है, दिस इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब 1 साल के लिए जो लोन लिया है, 1 साल के अंदर के लिए जो लोन लिया है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल भैया, आपने अपना क्रेडिटर से लोन ले लिया है, आपने बिल्स पेबल के थ्रू, आपके पास कुछ बिल्स पेबल है, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक टाइप का लोन है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो भी आपके लिए एक टाइप का लोन है। लेकिन ये सारा लोन जो है करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो करंट लायबिलिटीज जो होता है जनरली, उससे आप करंट एसेट्स ही बनाते हो। जरा समझो ना, अगर मान लो क्रेडिटर से तुमने लोन लिया कि भाई मेरे को 1 करोड़ का माल दे, ठीक है, मैं तेरे को 6 महीने के बाद रिपेमेंट कर दूंगा।
तो अगर आप 1 करोड़ का माल अगर ले रहे हो तो एज अ करेंट लायबिलिटी ले रहे हो, ठीक है, ट्रेड पेबल हो गया। अब अगर मान लो उस 1 करोड़ का माल को आप क्या करोगे, बनाओगे क्या, स्टॉक बनाओगे, यस गाइस, तो हमारा इन्वेंट्री हो गया। अच्छा भैया, इन्वेंट्री बनाने के बाद हम लोग उसको बेचेंगे भी ना, हाँ तो बेचेंगे तो संग संग पैसा थोड़ी ना आएगा, डेटर्स हो गया। अच्छा भैया, संग संग पैसा आ गया तो कैश हो गया। देखो ना, तुमने अपना करेंट लायबिलिटी जो तुमने ट्रेड पेबल से पैसा उठाया था, ट्रेड पेबल का मतलब हो गया क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल से जो पैसा उठाया था, उसका तुमने बस 3 ही काम किया। यानी कि जनरली अगर मैं बोलूं तो करेंट लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो आप करेंट एसेट्स के लिए ही करते हो, यूजुअली यही होता है। और अगर जो आप नॉन करेंट लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो आप नॉन करेंट एसेट्स के लिए करते हो। यानी कि आप जो है पैसा कहीं से भी उठाओ, आपको जो है यूटिलाइजेशन 2 ही जगह करना होगा, करेंट, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स के लिए। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, ये होता है आपका पैसा, ये होता है क्या, आपका पैसा, और ये दोनों होता है आपका मांगा हुआ पैसा, ठीक है। तो करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, इसको मैं दूसरा भाषा में बोलता हूँ वर्किंग कैपिटल। का मतलब क्या हो गया, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। लिख लो, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी कि करेंट एसेट्स जो है वो मेरे पास इतना है, और उसके लिए मेरे पास करेंट लायबिलिटी इतना पड़ा हुआ है, और कितना वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए और कितना लोन चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बैलेंस शीट होता है। अब अब जो सॉल्वेंसी रेशियो है ना, वो यही बात बताता है कि आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को किस तरह से फुलफिल करोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। या फिर आप बोलो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, आप लिक्विड पोजीशन आपका कैसा है। मैं एक रेशियो के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो। अगर मैं करंट रेशियो की बात करूँ ना गाइस, करंट रेशियो का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब हो गया वो सारा एसेट्स जो आपका कैश के फॉर्म में हो, इन्वेंट्री हो, डेटर्स हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, इनकम रिसीवेबल, मिला नहीं है इनकम, मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांसेस या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट एसेट्स जो है वो ऊपर में लिखो, करंट लायबिलिटी नीचे लिखो, तो ये आपका करंट रेशियो बताता है। ये एक्चुअली बताता कैसे, एग्जाम्पल करंट एसेट्स आपका 2 आया और करंट रेशियो करंट लायबिलिटी आपका 1 आया, यानी कि आपके 1 रुपए के करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपके पास 2 रुपया का करंट एसेट्स पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा बात है, खराब बात है, यस भाई बहुत अच्छा बात है। सोचो ना, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 1 रुपया है और करंट एसेट्स 2 रुपया है, तो अच्छा बात है ना, बहुत अच्छा बात है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग करंट रेशियो। सेम टू सेम करंट लायबिलिटी के बारे में क्या है भैया, ये देखो, ये सारा चीज जो आप पढ़ रहे हो ये सारा आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, ये सारा का सारा आइटम जो है करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। भैया आइडियली बताइए ना कितना अच्छा होता है, 2:1 का रेशियो जो है बहुत अच्छा माना जाता है। 2 रुपये, अगर आपके पास 1 रुपये का करंट लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपये का आपके पास करंट एसेट्स है, बहुत आइडियलिस्टिकली बहुत अच्छा माना जाता है। यस गाइस, आइडियलिस्टिकली बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा, क्विक रेशियो क्या होता है भैया, क्विक रेशियो को जनरली हम लोग 2 फॉर्मूला के हिसाब से समझते हैं। अब सब्जेक्ट टू योर कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, फर्स्ट वाला प्रेफरेबल होता है हर बार। आपके पास करंट लायबिलिटी ये वाला है, ठीक है, करंट लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके अगेंस्ट में आपके पास क्विक एसेट्स कितना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक एसेट्स भैया, क्विक एसेट्स का मतलब होता है कुछ नहीं, करंट एसेट्स को आप ले लो, उसमें से सिर्फ स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस इफ एनी उसको आप माइनस कर दो। जो भी आपके पास करंट एसेट्स है उसमें से इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाता है करंट क्विक एसेट्स। अगर से एग्जांपल आपके पास 1 रुपए का करंट लायबिलिटी है, उसको मीट करने के लिए आपके पास 1.75 का अगर क्विक एसेट्स है तो बहुत अच्छा बात है।
बहुत अच्छा बात है। बाकी का भैया 25 पैसा कहाँ गया? से एग्जाम्पल पकड़ो ना, तुम इन्वेंट्रीज में चला गया, कोई बात नहीं, 1.75 रुपीज तुम्हारे पास क्विक एसेट्स पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको आगे बढ़ूं ना, तो क्विक लायबिलिटी हो गया। अच्छा, क्विक लायबिलिटी अगर पूछा एग्जाम में, बोलेगा कि क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी के हिसाब से बनाओ, तो तुमको क्या करना है, चुपचाप यहाँ पर जो है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्विक लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट को बस माइनस कर दो करंट लायबिलिटी से, क्विक लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया तुम लोग को? क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया, समझ में तो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ना नामकरण भी होते हैं। जैसे क्विक रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका दूसरा दूसरा नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो है या लिक्विड रेशियो है, कुछ भी बोलो। इसके बाद आता है हमारा कैश रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश रेशियो? कैश रेशियो का मतलब होता है एब्सोल्यूट कैश कितना पड़ा हुआ है आपके पास, एब्सोल्यूट कैश, यानी कि सिर्फ कैश। किसी भी करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको रीपेमेंट करने के लिए आपके पास एब्सोल्यूट कैश, यानी कि सिर्फ कैश के रूप में कितना पड़ा हुआ है, यानी कि ये और ज्यादा लिक्विड फंड हो गया। लिक्विड फंड का मतलब क्या हुआ? झट से पैसा निकल के फट से आप पेमेंट कर दो। बोलते हैं ना, झट से पैसा निकाल के फट से पेमेंट कर दो, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड कैश। उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड कैश। बैंक, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारा जो है जनरली आपका क्या होता है? लिक्विड लिक्विड कैश होता है, हाईली लिक्विड यानी कैश। मेरा बात समझ में आया नहीं? यानी कि कैश। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो। अब आते हैं हम लोग आगे प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा, हम लोग का ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। सॉल्वेंसी रेशियो में आते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है भैया? ये आपका लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। लॉन्ग टर्म के बारे में क्या बात करता है? कि आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैसा है, लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं। ये तो आपका शॉर्ट टर्म में सरवाइव कर पाओगे कि नहीं ये बता रहा था। अब आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, ये आपको कौन बताएगा? आपका सॉल्वेंसी रेशियो बताएगा कि आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने के लायक हो या नहीं हो। मेरा बात समझ में आया? तो कैसे पता चलेगा? चलो आ जाओ देखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है? पहले आप फॉर्मूला देखो। शेयर होल्डर फंड, शेड्यूल 3 में तुम लोग को पढ़ाऊंगा। शेड्यूल 3 में मैं आपको ये शेयर होल्डर फंड वगैरह के बारे में समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है। आपके पास ये वाला है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये तीनों चीज इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो यहाँ पर भी सेम बात बोल कि आपका जो शेयर होल्डर फंड्स है उसको आप रखो ऊपर और डिवाइड कर दो टोटल एसेट्स से, तो ये आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया। टोटल एसेट्स का मतलब होता है भैया टोटल एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स भी, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स भी एंड करेंट एसेट्स भी, दोनों के दोनों आप वहां पर कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं है कि एक तो कंसीडर किया दूसरा नहीं किया, ऐसा नहीं है। टोटल एसेट्स का मतलब होता है टोटल। ठीक है। शेयर होल्डर फंड का मतलब आपको बता दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। भैया जनरल रिजर्व भी, हाँ जनरल रिजर्व सरप्लस में क्या आता है भैया? पीएल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट का, वो आप क्या करते हो? बैलेंस ट्रांसफर करते हो बैलेंस शीट में, करते हो ना? प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो जो बैलेंस शीट में, वही वाला। मैं ऐसा स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा वहां पर, अच्छे से बताऊंगा। टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया भैया? टोटल एसेट्स का मतलब, अच्छा, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया? टोटल डेट टू टोटल एसेट, देखो ये टू है ना, अब इसको ना हाँ रेशियो में बनाना बड़ा इजी है क्या? टोटल डेट बोला है ना, तो ऊपर लिखो टोटल डेट। टोटल एसेट्स बोला है ना, नीचे लिखो टोटल एसेट्स।
लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो। बोलो क्या होता है? 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो। अब भैया प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है ये देखो मैंने बताया है। 1 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि इसको और प्रोप्राइटरी रेशियो को जब आप प्लस करोगे ना तो आंसर 1 आएगा। ऑब्वियस सा बात है, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है ऑब्वियस सा बात है 1 आएगा। ठीक है? क्यों भैया? अब इसका डेरिवेशन ना हम लोग क्लास में बहुत अच्छा से करते हैं। ठीक है, तो अभी उतना क्यों नहीं जानते हैं, फटाफट से हम लोग अपना लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना। अब देखो टोटल डेट अगर मैं देखूं यहाँ पर तो टोटल डेट का मतलब क्या हो गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज भी एंड करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आता है भैया? जनरली आपका डिवेंचर्स आता है या फिर बैंक लोन्स वगैरह आ गए जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से लिया है, शेड्यूल बैंक वगैरह से। या फिर आपने थर्ड पार्टी से भी लोन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो आपके टोटल डेट के अंदर आ जाता है। मेरा बात समझ में आया? ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो होता है ना? यस गाइस। अब जैसा देखो तुम नाम से ही रेशियो बना लोगे। You are very much able to make ratio by the name of such ratios. क्या तुम नाम से ही रेशियो का रिलेशनशिप पता कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को एक बार बोल देना चाहता हूँ। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का मतलब क्या हो गया? टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। अब अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो के बारे में ध्यान से देखूं ना तो डेट इक्विटी रेशियो अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है भैया? शेयर होल्डर फंड। जो मैंने वो आपको ऊपर में बताया ना, को हम लोग प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं और इस चीज जो है ऐड हो जाती है। तो आपको लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर सॉरी शेयर होल्डर फंड को जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे? डेट टू इक्विटी रेशियो। जनरली 2:1 का नॉर्म्स होता है। अच्छा, यहाँ पर एक रिश्ता बताया है। रिश्ता क्या बताया है? प्रोप्राइटरी रेशियो को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना डेट इक्विटी रेशियो के साथ तो उसका आंसर 1 बाई टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आएगा। जस्ट एक रिलेशनशिप है, आपको याद रखने रखो, एग्जाम में जनरली आता नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हो गया भैया? इंटरेस्ट को मेरा कवर कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट कवर कर रहा है इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है। इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है इसका मतलब कहाँ कहाँ से होगा भैया पेमेंट? ऑब्वियस बात है, अर्निंग करेंगे तो अर्निंग कहाँ से करेंगे? ईबीआईटी से करेंगे। ईबीआईटी क्या है भैया? चलो इधर आओ, बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग का सेल्स आता है। सेल्स के बाद हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो जैसे माइनस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट को माइनस करके तो ये आपका आ जाता है ई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसी को बोलते हैं। कुछ कुछ लोग इसको एबिडा भी बोलते हैं। भैया एबिडा का मतलब क्या होता है? एबिडा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। भैया एबिडा क्या इंपॉर्टेंट होता है? चलो तुम लोग को एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ। एबिडा का क्या महत्व होता है किसी भी, अगर आप एबिडा निकालते हो किसी भी बिजनेस का पता करते हो ना तो आपको उसका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ पता चल जाए। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो वर्क करता है आपके प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए। अगर आप टैक्स पर्पस की बात करो तो डेप्रिसिएशन का एक ही काम होता है कि आप जो है टैक्स का बेनिफिट ले पाओ, टैक्स प्रॉफिट को कम दिखा पाओ ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। पीएल में भी सेम काम होता है डेप्रिसिएशन का। हम लोग डेप्रिसिएशन को बहुत अलग अलग वे में यूज करते हैं। जनरली हम लोग
बोलते हैं कि यार फिक्स एसेट्स हम लोग का एक है, उसको हम लोग डेप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो एक साल में उसको पीएल में नहीं लेके जाके थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा मोटो होता है प्रॉफिट को कम करके दिखाना। ठीक है, तो एबिटा अगर आप किसी कंपनी का अगर आप देखते हो, शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा, एबिटा अगर आप किसी कंपनी का देखते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है कि यार देखो, डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब आप क्या करो, डेप्रिसिएशन प्यार से माइनस कर दो, अपना जो करना है करो। मेरा बात समझ में आया? तो एबिटा इसीलिए होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ह्यूज होता है। जैसे समझो ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना यूज हो रहा है, 20 करोड़ का अगर मान लो कि तुम्हारा ये है, 15% का अगर प्लान एंड मशीनरी के हिसाब से डेप्रिसिएशन मारोगे तो कितना आएगा? 20 करोड़ का 15%, उतना तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर, तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली कम दिखेगा। अल्टीमेटली है नहीं प्रॉफिट कम, लेकिन दिख रहा है। तो ये प्रॉफिट को डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है, और कुछ ईबीआईटी जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो इंटरेस्ट। तो आपका ईबीटी निकलता है, फिर माइनस कर अर्निंग बिफोर टैक्स, उसके बाद आप टैक्स माइनस कर देते हो, तो आपका पीएटी आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स, कुछ भी बोलो। उसके बाद अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड अगर माइनस कर, आपका आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। भी क्या बना दिया आप, जिस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जिस तरह से आप पीएल बनाते हो अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, टी शेप वाला, उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो का इस टाइप से बनता हुआ दिखेगा। उन लोगों का जो है वो आपको इस टाइप से बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, अभी ये जो पफेश आया है ना, ये पफेश किसके लिए होता है? ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग। तो अगर आप इसको ईपीए, ठीक है, इक्विटी शेयर नंबर में, नंबर वाला जो है, से एग्जांपल 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है मेरा, तो वो 10,000 जो है यही अमाउंट जो है वो आपस में बांटेगा। एग्जांपल 2 लाख आया ना, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10, जितना भी आएगा वो इसी अमाउंट में बटेगा। तो इसको क्या बोल देंगे भैया, डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब जरा समझो ना, अर्निंग अगर आया है मेरा तो इसका दो ही काम होता है, या तो आप उसको डिविडेंड दे दो उस अर्निंग का, या तो आप उसको रिटेन करके रख लो। रिटेन क्यों करते हैं भैया? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कंपनी में रिटेन करके रखोगे ना पैसा, तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस गाइस, आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज देने की मतलब आपको डिवेंचर वगैरह इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका अगला बार जो है इंटरेस्ट में सेविंग होगा। और इंटरेस्ट में जैसे सेविंग होगा, अल्टीमेटली जो है वो आपका जो है आफेश को बढ़ाएगा, यानी कि पाफेश को बढ़ाएगा। है कि नहीं? कमाल का बात। यस गाइस, तो आप रिटेन इसी पर्पज से करते हो। अच्छा भैया, रिटेन नहीं करना है मेरे को, तो डिविडेंड देना है, क्यों? कि जितने भी इन्वेस्टर है उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि हम लोग उनको डिविडेंड देते हैं, चलो देना है तो दो, तो आप डिविडेंड दे दो अर्निंग से। तो एग्जाम्पल 10 रुपए का आपका ईपीएस आया है, तो आप 10 रुपए का जो है 60% अगर आप डिविडेंड देते हो और 40% रिटेन कर लेते हो, तो यानी कि 6 रुपया जो डिविडेंड है और 4 रुपया रिटेन किया। अच्छा, अब ये जो 40% आया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। अच्छा, अब ये जो 60% आया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर। अच्छा भैया, ये भी तो होता है ना, डिविडेंड 6 रुपया है, लेकिन एजीएम में, ठीक है, कुछ रिजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें डिविडेंड कम दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा? बड़ा सिंपल सा बात है, उसको हम लोग बोलते हैं डीपीआर, डिविडेंड पे आउट रेशियो।
इसमें क्या होता है, डीपीएस बाई ईपीएस एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। डीपीएस कितना था, 6 रुपये, ईपीएस कितना, 10 रुपये। अब ये बताओ मेरे को डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है मेरा, 60%। अच्छा, 60% आया, ये भी मेरा 60% आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। है भैया, देखो जिन लोगों ने पढ़ा होगा लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और अगर तुम लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ा है, या अभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, देखो टाइम तो निकल गया है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जब आंख खोले तभी सवेरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले आंख खोलेंगे तो सवेरा हो, उस समय अंधकार होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ जितना हो सके उतना हद तक कोशिश करो, क्या पता कल आपके साथ हो। ठीक है, कल आपके साथ हो। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। भले ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, लेकिन तुम पॉजिटिव रहो। उसके लिए क्या करना है तुमको, जस्ट, ठीक है, मेरे से कांटेक्ट करो, काउंसलिंग करवा लो कि भैया ये सारा चीज मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये सारा चीज किस तरह से हम लोग सम्स करेंगे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग का दही बन चुका है। मैं तुम लोग को कॉल पे अच्छे से समझाऊंगा, भाई देखो ये काम करना है, ये काम करना है। इसका अपन लोग कोई फीस चार्ज नहीं करते, ये फ्री कंसल्टेंसी है, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको समझाना, आपको किस तरह से प्रोसीड करना है आगे, ये सारा जो है फ्री कंसल्टेंसी है हमारे तरफ से। लोग इसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हाँ, इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कि हमें एक बार क्लास लेना चाहिए, तो भी मैं बोलता हूँ आपको, आप पहले डेमो क्लासेस देखो। अगर आपको जमता है, ठीक है, पल्ले पड़ता है डेमो क्लासेस, मेरा बात पढ़ाने का टोन अगर आपको समझ में आता है, जस्ट टेक द क्लास, अदरवाइज डोंट वरी गाइस। आप अपने हिसाब से पढ़ो, मेरा बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। ठीक है, इसी पॉलिसी के साथ मैं चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा पॉलिसी पसंद आएगा। ठीक है, आप लोग फील फ्री, व्हाट्सअप मैसेज करो कोई भी अगर एकेडमिक इशू हो। ठीक है? चलो, वेरी गुड। तो ये सारा हमारा चीज हो गया। अच्छा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या होता है भैया, चाहिए तो हम लोग का हो गया था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हो गया। ईबीआईटी तो आपको समझ में आया, ईबीआईटी का मतलब क्या हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा। ठीक है, तो आप यही वाला जो चीज है ये आप ऊपर में लिखोगे ईबीआईटी, और नीचे में जो है वो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। जस्ट एक बार रीड करो, जस्ट एक बार आप लोग रीड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ना, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हो चुका है, और जनरली इसका जो आंसर आता है ना टाइम्स में, एग्जांपल 2.5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स। थोड़ा सा और बताइए ना भैया, मजा आ रहा है सुनने में। ईवीआईटी से एग्जांपल आपने 10,000 रुपया कमाया, और उसके अगेंस्ट में आपका इंटरेस्ट जो है उसको 1,000 रुपया आपको पे करना पड़ रहा है, यानी कि आपको 10 टाइम्स आप जो है इस 10,000 रुपये का यूज करके अब 10 बार इंटरेस्ट जो है पे कर सकते। यस और आप इस 10,000 रुपये का यूज करके आप 10 टाइम्स अपना जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम लोग पूछते हैं ना, हम लोग का कमाई कितना हो रहा है जो हम लोग ऐसा इंटरेस्ट को और पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा बात बोलता हूँ कि अगर आपको से एग्जांपल नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन जाना है, से एग्जांपल देखो ना, ईबीआईटी अगर आपका जीरो हो गया, ईबी अच्छा ईबीटी अगर आपका जीरो हो गया, तो देखो अगला टैक्स भी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा तो डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और अगर उसके बाद तो हम लोग को प्रॉफिट होगा तो ही चाहिए। यानी कि इंटरेस्ट जो है एक फिक्स ऑब्लिगेशन है, इसके बाद जनरली जो है वो तभी आता है जब आप कमाते हो।
यस और नो? तो इंटरेस्ट चूंकि एक फिक्स ऑब्लिगेशन है, आपको आपने कमाया हो ना कमाया हो आपको पेमेंट करना ही होगा, तो आप कितना हद तक पेमेंट कर सकते हो? तो मैं बोलता हूँ भाई 10 टाइम तक पेमेंट कर सकते हो। यानी कि अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो एज ए ईवीआईटी, तो आप 10 टाइम यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 का अगर आपका है तो आप 10 टाइम जो है पेमेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट। और वैसा बात है उसके बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस के कंडीशन में चले जाओगे। अगर मैं इसके बाद देखूँ ना तो मैं बड़ा सिंपल सा बात बोलता हूँ, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक ऐसा है, मैं बताता हूँ। प्री टैक्स का मतलब होता है कोई भी अगर आइटम से एग्जांपल ईवीआईटी, अगर आपको प्री टैक्स का बनाना है, कुछ नहीं, आप ईवीआईटी ठीक है, प्री टैक्स मतलब क्या हो गया भैया, ये देखो टैक्स के पहले का कहानी, ये देखो टैक्स के पहले का कहानी है ना ईवीआईटी, तो ये प्री टैक्स है। भैया अगर मेरे को ईवीआईटी को पोस्ट टैक्स बनाना तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, ईवीआईटी में मैं ऐड कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 - टैक्स रेट। जैसे ही ये मेरा हो जाएगा वैसे ये मेरा पोस्ट टैक्स में कर, भैया पोस्ट टैक्स से प्री टैक्स में बना, तो कैसे करूंगा, कुछ नहीं, आईटी में 1/1 - टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर, तो पोस्ट टैक्स से प्री टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो है प्री टैक्स से पोस्ट टैक्स में। पोस्ट टू प्री करना है सेकेंड वाला देखो, प्री टू पोस्ट करना है फर्स्ट वाला देखो। देखो प्री टैक्स है ऑलरेडी, पोस्ट टैक्स बनाना है, मल्टीप्लाई कर दो, एंड पोस्ट टैक्स है उसको प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है, वन डिवाइड 1/1 - टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भैया, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो गया आपका सेल्स माइनस सीओजीएस, को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में कौन सा सेल्स लेंगे, नेट सेल्स लेंगे। नेट सेल्स का मतलब क्या हो गया, टोटल सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। टोटल सेल्स का मतलब क्या हो गया, कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल। सीओजीएस का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज का मतलब क्या हो गया, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या हो गया, टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। टोटल परचेज का मतलब क्या हो गया, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है, वो सारा खर्चा जो आपके फैक्ट्री तक का लगता है, रॉ मटेरियल से लेकर फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं बोल सकता हूँ वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर, फ्यूल, फ्रेट इनवर्ड एक्सेट्रा, ये सारा का सारा आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये खर्चा जो है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, मतलब ये हमारे फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इफ यू थिंक। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक बात याद रखना मेरी बात को, जीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, अभी तक तो हम लोगों ने जीपी निकालना सीखा, जीपी रेशियो निकालना कैसे होता है, जीपी बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकालना सीख गया, नेट सेल आपने निकालना सीख गया, नेट सेल का मतलब देखो ये रहा टोटल सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड टोटल सेल्स, मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो ये हो गया आपका जीपी रेशियो। अच्छा भैया जीपी रेशियो होता है, एक कॉक्स रेशियो भी होता है, सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस रेशियो बाय नेट सेल। ऑब्वियस सा बात है, सीओजीएस रेशियो और जीपी रेशियो का अगर मैं प्लस करूंगा तो उसके रेशियो को वो 100% के बराबर आएगा, मतलब 100 के बराबर आएगा। से एग्जांपल ये अगर 40% होगा तो ये डेफिनेटली 60%, अगर ये 10% होगा तो ये डेफिनेटली 90%, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 100% होना चाहिए। अच्छा कुछ कुछ चीजें हैं जो ये वाला चीज है
देखोगे तो भी अच्छा, नहीं भी देखोगे तो भी अच्छा, क्लास 12 के लिए ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं करता। जस्ट एक बार देख लो क्या बोलता है। ये बोलता है कि अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, तो क्या बोलोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। अगर मान लो एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा तो उल्टा कर दोगे। एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में कभी आ गया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। अच्छा, मेरा एक बात याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया आपका जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी का मतलब क्या हो गया? आपने ऊपर में देख लिया ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या आता है? दो चीज आता है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, एंड आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जाहिर सा बात है, हमारा तीन ही खर्चा तो होता है, एक फैक्ट्री का खर्चा, एक सेलिंग का खर्चा, एंड एक ऑफिस का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा ऊपर चला गया, देखो ये वाला जीपी के अंदर आ गया, एंड आपका जो सेलिंग का खर्चा है एंड आपका ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा है वो आपका यहाँ पर आ गया। एक और बात याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया? तो सेल्स माइनस सीओजीएस। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये वाला एक फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है। सेकंड फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सेल्स को अगर मान लो मैं जीएससीओ जीएस से माइनस कर दूंगा तो ये मेरा ऑब्वियस बात है जीपी निकलता है, तो मैं जीपी को जस्ट स्प्लिट करके आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सीओजीएस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं अगर ऐड कर दूं और उसमें से सेल्स अगर माइनस, तो मैं बोल सकता हूँ सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्प्लिट करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीओजीएस ऑब्वियस सा बात है, सेल्स के अंदर में दो खर्चा माइनस हो रहा है, एक सीओजीएस और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैं इन दोनों को क्या क्लब करके नहीं दिखा सकता? 100% दिखा सकते हैं भैया। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर रेशियो देखूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्वियस सा बात है आएगा। और अगर मैं ऑपरेटिंग रेशियो अगर मैं देखूंगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है भैया? वो तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया, वो तो मैंने आपको अभी अभी बताया ना। अच्छा भैया, नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस आपका हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कुछ ऐसा खर्चा जो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है ही नहीं, वो सारे खर्चा। क्या भैया इसका कुछ दिया रहेगा क्या? हाँ, एग्जाम में आपको दे देगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर इसको स्प्लिट करूँ ना तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर मैं और इसको स्प्लिट करके देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है दोनों को मैं पास पास लिख देता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर मैं पास पास लिख दूं प्लस करके और मैं इसको बोल दूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या गलत होगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं भैया, मजा आ जाएगा, सही होगा भैया। यस, तो ये आपका हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियस बात है, सेल्स माइनस सीओजीएस, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस आपका हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होता है। नेट प्रॉफिट आपने ऊपर में निकालना सीख गया, नेट सेल्स भी क्या होता है ऊपर आपने देख लिया है, बस दोनों को रेशियो में डालो, इंटू 100 करो, आपका आ जाएगा। कुछ रिश्ता है जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता नहीं, तुम्हारा रिश्ता नहीं, हमारे रेशियो एनालिसिस का रिश्ता। पहला रिश्ता क्या होता है? जीपी रेशियो जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट का। क्या मैं बोल सकता हूँ हर एक क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमेशा कम आएगा, जीपी रेशियो हमेशा सबसे ज्यादा आएगा, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच वाला मानुष है?
क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? 100% यस भैया बोल सकते हो। तो जीपी रेशियो दूसरा रिश्ता अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ जीपी रेशियो प्लस कॉक्स रेशियो इज इक्वल टू 100। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल या एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ, तो ये कैसे निकलता है भैया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरा समझो ना, तुमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का, उसमें 10% का तुमको रिटर्न मिल रहा है, तो तुम्हारा कितना हो गया? 10,000 रुपया। अब ये फॉर्मूला तुमने बनाया कैसे? 10% को मेरे को निकालना है एक्चुअली में ये इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये निकालना है कैसे करेंगे? 10,000 यहीं रखेंगे और ये 1 लाख वहां पर चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 लाख। तो फॉर्मूला कैसे बन गया? 10,000 यानी कि ईबी, ठीक है, आई टी होल डिवाइड बाय आपका 1 लाख, यानी कि इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला कितना इजीली बना, देखा? देखा कि नहीं, बताओ मेरे को। तो हम लोग फॉर्मूला को सिर्फ रटते नहीं है, हम लोग फॉर्मूला को आ, बनाना भी सीखते हैं। किस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं भाई? रेशियो एनालिसिस मैं बोल रहा हूँ ना, मजेदार वाला टॉपिक है। हाँ, जो जिन लोगों ने भी मेरे से क्लास किया ना वो लोग जानते होंगे, रेशियो एनालिसिस इतना मजेदार टॉपिक है ना। मैं तुम लोग को सिर्फ फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ इसमें। इसमें हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करना जानते ही है, हम लोग फॉर्मूला रटना भी जानते हैं, एंड हम लोग फॉर्मूला को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इफ वी डिड नॉट रिमेम्बर इट, ये भी मैं तुम लोग को बताता हूँ। इतना अच्छा तरह से बता रहा हूँ तो क्या करूँगा, और क्या चाहिए तुम? अच्छा भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम है क्या? मैं बोलता हूँ बहुत हद तक ये सेम होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया उसमें से कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, जाहिर सा बात है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी मोटा मोटी सेम होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। दो मेथड होता है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हो। पहला आप जो है एसेट्स के थ्रू कैलकुलेट करो, एंड दूसरा आप जो है लायबिलिटी के थ्रू। अगर मैं एसेट मेथड की बात करूं तो आप क्या बोलते हो? नॉन करेंट एसेट्स जो भी है आपका, उसमें करेंट एसेट्स को ऐड करो, यानी कि पूरा असेट साइड का अमाउंट ले लो, उसमें से आप करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको आप जो है लेस कर दो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जाहिर सा बात है आपका, ठीक है, ट्रेडिंग वाला होना चाहिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। ट्रेडिंग का रिलेटेड मतलब भैया आपका शेयर्स वगैरह में जो आप ट्रेड करते हो, किसी का आपने होल्ड कर लिया, आप होल्डिंग बन गए, अगला आदमी सब्सिडरी बन गया, वो वाला आपका इन्वेस्टमेंट। खैर, दूसरा अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूँ शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये वाला करते हो तो इससे भी आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, और इससे भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ईबीआईटी होल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट होता है। ईबीआईटी से ही हम लोग क्यों पेमेंट करते हैं भैया? क्योंकि ईबीआईटी से ही पेमेंट करना भी चाहिए। हर चीज हम लोग ईबीआईटी से ही पेमेंट करते हैं भैया, पैट से नहीं करते। क्या करते हैं ना हम लोग? पैट से किसको करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं। पैट को मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट, और ईबीआईटी को मैं बोलता हूँ आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। जाहिर सा बात है, अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहा हूँ तो ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, प्री एंड पोस्ट का जो टैक्सेस का जो खेला है ना वो मैंने तुमको बता दिया है। अगर ईबीआईटी को अगर बोलेगा प्री टैक्स पोस्ट टैक्स तो तुम वो चीज कर सकते हो, ऊपर में मैंने तुमको बता दिया है। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है भैया? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, इसको मैं बोलता हूँ रिटर्न ऑन एसेट्स। यानी कि बिजनेस में जो एसेट्स लगाए हैं, बिजनेस में जो एसेट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, उस एसेट्स में मेरे को कितना का रिटर्न मिल रहा है। ऑब्वियस सा बात है, उस एसेट्स को मैं एम्प्लॉयड कर रहा हूँ बिजनेस में, और उसी के बेसिस पे मेरे को रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे को ये जानना है कि मेरे को कितना का रिटर्न मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिटर्न पैट डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। भैया एवरेज क्यों लेते हैं? ऑब्वियस बात है, हो सकता है ओपनिंग में कुछ हो, क्लोजिंग में कुछ हो, मैं कितना माथा पीछी करूं, इसलिए एवरेज ले लेते हैं।
इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है भैया? रिटर्न ऑन इक्विटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है पाफेज डिवाइड बाय इक्विटी। यानी इक्विटी का मतलब इक्विटी होल्डर्स लोगों ने कितना पैसा लगाया। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बोल रहा है ना, तो यहाँ पर असली जो मालिक है ना उसी का जिक्र होगा, नकली मालिक यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बात नहीं होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ऑब्वियस सा बात है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी पैसा रखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी पैसा रखा हुआ है वो असली मालिक का अधिकार है, वो कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार है ही नहीं। मेरा एक बात याद रखना। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, पाफेज डिवाइड बाय इक्विटी कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। भैया पाफेज क्या होता है भैया? पाफेज क्या होता है भैया? देखो ना यहाँ पर ही तो बता, देखो ये है पाफेज। भैया ये क्या था भैया? थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करो, आपको पता चल जाएगा ये क्या। ऑलरेडी 50 मिनट्स हो रहा है, फटाफट से मेरे को ये करवाना है। अर्निंग पर शेयर डन भैया, हम लोगों ने अभी अभी देखा है। डीपीएस डन, डीपीआर डन। एकदम स्टार्टिंग में जब वो टेबल करवा रहा था ना ऊपर वाला, उसी में। पी रेशियो का मतलब क्या होता है भैया? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। हो सकता है मार्केट में 100 रुपया का भाव चल रहा है किसी भी शेयर का, और उसका जो अर्निंग है वो 10 रुपया है, तो यानी कि कितना हो गया? 10 टाइम महंगा है। यानी कि अगर मैं आज 100 रुपया का शेयर खरीदता हूँ और वो मेरे को हर साल 10 रुपया करके, हाइपोथेटिक एग्जाम्पल है, अब ऐसा बात है हर साल उसका अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ जस्ट कि अगर मेरे को वो हर साल 10 रुपया करके मेरे को अर्निंग देता है, तो वो मेरे को 10 साल के बाद मेरा पैसा जो है 100 रुपीज वापस करेगा। तो हमेशा बोलते हैं ना हम लोग, मार्केट में इतना रुपया लगाते हैं, कम से कम मेरा कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। तो कॉस्ट रिकवर होने का मतलब क्या है? उसका पी रेशियो क्या है वो आप देखो। पी रेशियो जितना हाई होगा कॉस्ट रिकवर होने में आपको उतना प्रॉब्लम होगा। पी रेशियो जितना भी लो होगा कॉस्ट रिकवर होने में आपको उतना इजी रहेगा। तो पी रेशियो के हिसाब से आप किसी कंपनी का कॉस्ट, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से कितना टाइम पे यानी कितने दिन के बाद आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं वो देख सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि से एग्जांपल आपने 100 रुपया का मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोई शेयर खरीदा है। अब उसका एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं बोलता हूँ, हर साल 10 रुपया का वो आपको अर्निंग करके देता है, तो यानी कि उसका 10 टाइम लगेगा। मतलब ये 10 रुपया का अर्निंग अगर वो 10 बार आपको करके देगा, वैसा बात है 10 साल, हर साल ही साल आपको अर्निंग करके देगा, तो 10 साल के बाद आपका 100 रुपया का कॉस्ट रिकवर होगा। लेकिन भैया क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि ये जो 10 रुपए है ना, ये अर्निंग जो है हर साल बढ़ते रहता है। भैया घट भी तो सकता है, सब्जेक्ट टू द मैटर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली वो बढ़ते रहता है, तो इसीलिए ये आपका जो है 10 साल नहीं लगता है आपका कॉस्ट रिकवर होने में। वो आपका 1 या 1.5 साल में आपका रिकवर हो जाता है, या मैक्सिमम 2 साल। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होता है? डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब होता है, यील्ड का मतलब क्या होता है? कमाई। यील्ड का मतलब क्या होता है? आपका कमाई। डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? डीपीएस बाय एमपीएस। यील्ड जब भी सुनोगे ना भाई, तुम डिवाइडेड बाय एमपीएस कर दो, और ऊपर में है तो डीपीएस, ऊपर में डिविडेंड है तो डीपीएस। तो डीपीएस बाय एमपीएस से एग्जांपल, मेरा डिविडेंड पर शेयर है 6 रुपया और मार्केट प्राइस पर शेयर है 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया के हिसाब से मेरे को 6 रुपया का डिविडेंड मिल रहा है। 100 रुपया का अगर मैं मार्केट प्राइस, अगर मैं 100 रुपया का अगर शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को हर साल 6 रुपया का डिविडेंड मिल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाता है। अर्निंग यील्ड रेशियो में आप ईपीएस बाय एमपीएस देखते हो। अच्छा एक बात बताइए ना भैया, ये वाला तो हो गया, ये क्या है? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। मार्केट वैल्यू के हिसाब से एंड बुक वैल्यू के हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हो चीजों को। शेयर का मार्केट प्राइस क्या है वो आप मार्केट से निकालोगे, और उसी शेयर का बुक वैल्यू क्या है वो आप जो है बुक से निकालोगे। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। उसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ डिवाइड करके, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा एक बात याद रखना ना, बुक वैल्यू कैसे निकलता है पता है तुमको? टोटल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, करेंट एंड नॉन करेंट दोनों लायबिलिटीज को लेंगे,
करेंट एंड नॉन करेंट दोनों लाइबिलिटीज को लेंगे, ऑल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करेंगे। भैया टोटल एसेट्स यहाँ पर हो गया, माइनस कर दिए ऑल लाइबिलिटीज को, प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दिया, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही तो बचा है भैया। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे क्या? बोल दिया, बस बोल तो दिया ना। होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। सो गाइस दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये टर्नओवर का रेशियो भी तो है ना, टर्नओवर का रेशियो हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज जब करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपका इतना बहुत है, फिलहाल के लिए आपका इतना बहुत अच्छा है। अच्छा भैया ये तो कंप्लीट हो गया ना। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।